हेलो स्टूडेंट्स। तो बघेल फिजिक्स क्लासेस में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातें बताने जा रहे हैं हम आपको, जैसे किसी बॉडी की स्पीड क्या होती है। ये तो सर हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ये फालतू में पढ़ा रहे हैं आप, सब हमें पता है, तब भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा चेक, और उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। कि 9-10 में पढ़ा है आपने ज़रूर, ठीक, पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है 9-10 में और 11th में। तो किसी बॉडी की स्पीड यानी उसकी चाल क्या होती है, तो कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट बॉडी। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को पिंड की चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी पिंड की चाल कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई पिंड है ये, और ये जो है हमने पाया कि t सेकेंड में s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसकी जो स्पीड होगी, क्या होगी इसकी स्पीड? इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड यानी इसकी जो चाल होगी, क्या परिभाषा बताई? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी। तो t सेकेंड में कितनी दूरी तय हुई? s, t सेकेंड में s दूरी, तो एकांक समय में कितनी दूरी तय होगी? t सेकेंड में s डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम में कितनी? s/t। ये हुई यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस, और यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? पिंड की चाल। तो t सेकेंड में s दूरी तय हुई, तो एकांक समय में कितनी दूरी तय होगी? s/t। तो s/t ये पिंड की चाल हो गई, स्पीड ऑफ बॉडी। यानी अगर देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला बन रहा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? कोई बॉडी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसको ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, उसका रेशियो जो है वो स्पीड कहला रहा है। क्लियर है बात? ये सब आप जानते हैं। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? SI सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर से और टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी SI सिस्टम में वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बाकी डिस्टेंस अगर किलोमीटर में, टाइम अगर आवर में मेजर कर रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक। तो ये हो गया, लेकिन SI सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में इसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर हो गई बात? इतनी सबको अच्छे से समझ में आ गई बात, ठीक। चलिए अब इसके बाद में बात, तो ये जो स्पीड होती है, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। समान समय में अगर समान दूरी तय कर रहा है, तो उसका उसकी स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। पहले 2 सेकेंड में हमने देखा कि वो 10 मीटर गया, अगले 2 सेकेंड में देखा तो फिर उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 2 सेकेंड में फिर से 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो हर 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर यहाँ से उसकी स्पीड निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम करें, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर। तो क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, या कांस्टेंट स्पीड। यानी ये पिंड जो है ये एक समान चाल से गतिशील है, और उसकी ऐसी गति जो होती है, ठीक है, इसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक समान गति कहलाती है ये, ठीक। और पिंड की ये चाल एक समान चाल कहलाती है। यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पर मान लीजिए अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि पहले 2 सेकेंड में तो वो 10 मीटर गई, पर अगले 2 सेकेंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और अगले 2 सेकेंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ से इसकी स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, 10/2 कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ कि भाई पहले उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे 15/2, तो आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड।
और फिर इससे निकालोगे तो 20/2 करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो हम कहते हैं कि वो नियत चाल से चल रही है। पिंड की चाल क्या कहलाती है? नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। और ऐसी गति को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक समान गति, कि पिंड क्या कर रहा है? एक समान गति से गतिशील है। और इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम तो हम हर बार एक ही ले रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कहते हैं इस समय पिंड जो है वो परिवर्ती चाल से गतिशील है। उसकी चाल कैसी है? परिवर्ती है, चेंज हो रही, परिवर्तित हो रही है। ठीक है, वेरिएबल स्पीड से वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड वेरिएबल है। और उसकी ऐसी गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। ठीक, हिंदी में बोलते हैं असमान गति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, ये असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, यानी उसकी स्पीड लगातार चेंज होती है, तब स्पीड में दो नए टर्म आते हैं। एक कहलाता है तात्कालिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरी कहलाती है औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। ये दोनों टर्म तब यूज होते हैं जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब हम लोग उसके लिए स्पीड नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड शब्दों का उपयोग करते हैं। हम स्पीड कैसे निकालते हैं? जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये कहलाती है स्पीड। ठीक, लेकिन अगर ये स्पीड तब कहलाती है जब वो कांस्टेंट स्पीड से, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक समान गति कर रहा हो। अगर उसकी चाल परिवर्ती है, ठीक है, तब उसने जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, उस टोटल डिस्टेंस में अगर आप टोटल टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करने पे जो आएगा वो उसकी स्पीड ना कहला करके एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो याद रखिए, जब कोई पिंड असमान गति करता है, यानी उसकी चाल लगातार परिवर्तित हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है वो, तब उस बॉडी द्वारा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो उसकी स्पीड नहीं बल्कि एवरेज स्पीड निकल करके आती है, क्योंकि उसकी स्पीड तो लगातार चेंज हो रही है। तो ये जो निकला वो क्या है? ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकली। क्लियर है बात? ठीक, मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकलती है कब? जब उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लेते हैं कि आप अपने घर से एक बाइक से जो है गांव के लिए निकलते हैं अपने, कि हम अपने गांव जा रहे हैं। ठीक है, और आपका गांव जो है वो 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ कहीं गांव है, गांव में पेड़ होते हैं, है ना। ठीक, तो ये आपका गांव है कहीं, ठीक 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप अपने घर से निकलते हैं, मम्मी ने घर में कहा कि धीमे धीमे बाइक चला के जाना। ठीक, आप कहाँ सुनते हैं? आप तो 90 की स्पीड से जा रहे हैं। 90 की स्पीड से जा रहे हैं, तब तक आपको आगे इसमें एक जो है वो काल देवता एकदम से सामने आ गए। ठीक, रास्ते में काल देवता समझते ना, सुअर। ठीक, सामने आ गए तो आपने तुरंत ब्रेक मारी। ठीक, ब्रेक मारी, फिर वो निकल गया, तो फिर आप धीरे धीरे आगे जाते हैं, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक, फिर कहीं भीड़ भाड़ आई तो वहाँ पे आपकी स्पीड घट गई। मान लीजिए कि आपने अपने घर से गांव तक की जर्नी टोटल 4 घंटे में कवर की, 4 आवर आपको लगे। तो आप जब अपने गांव पहुंच जाते हैं, आपने सोचा कि हम सुबह 8 बजे चले थे, 12 बजे पहुंच गए, तो आप कैलकुलेशन अपने मन करते हैं कि यार 8 बजे चले थे, 12 बजे आ गए, 4 घंटे में 300 किलोमीटर आ गए, 4 घंटे में 300 किलोमीटर आ गए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपने कहा कि इसका मतलब हम 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। मान लो कोई सामने आपके चाचा बैठे, तो आपने उनको बताया कि 4 घंटे में 300 आ गए, यानी 75 की स्पीड से आए हैं। पर सोचिए, क्या ये आपकी स्पीड है? क्या आप पूरी जर्नी इसी स्पीड से आए हैं?
नहीं, कभी इसकी स्पीड, आपकी स्पीड 90 भी थी, कभी 100 भी थी, काल देवता आ गया तो 20 हो गई, ठीक है, कहीं भीड़ भाड़ आ गई तो फिर थोड़ी कम हो गई। तो आपकी पूरी जर्नी के दौरान स्पीड तो आपकी बढ़ती रही घटती रही, कहाँ आप एक स्पीड से आए हैं। तो यहाँ जब आपने, यानी आपकी स्पीड क्या है, वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में जब आप टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये जो आता है इसे हम लोग स्पीड नहीं कहते, बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं। तो एवरेज स्पीड कब निकलेगी डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करने पर, अगर पूरी जर्नी के दौरान आपकी स्पीड चेंज हो रही है तब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो जो निकलेगा वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। हिंदी में बोलते इसे औसत चाल बोलते, ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, निकालते भाई ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। जो निकलेगा वो एवरेज स्पीड होगी। ये एवरेज है आपकी पूरी जर्नी का, कि एवरेज आप इस स्पीड से आए हैं, बाकी स्पीड तो आपकी बढ़ती घटती रही है। फिर एक दूसरा टर्म मैंने बताया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तात्कालिक चाल, या कुछ लोग तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं। चूँकि आपकी स्पीड लगातार वेरी कर रही थी, लगातार चेंज हो रही थी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो आपकी स्पीड होती है, किसी क्षण विशेष पर जो आपकी चाल होती है, उसे हम लोग कहते हैं तात्कालिक चाल। जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है, मम्मी को थोड़ी चिंता होती है कि बाइक से गया पता नहीं कैसे चल रहा होगा, तो उन्होंने फ़ोन किया आपको, तो आपने फ़ोन उठाया, पूछा कहाँ तक पहुँचे, आपने बताया यहाँ तक पहुँचे, तो उनका इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गए, बहुत तेज़ चल रहे हो क्या, तो आपने स्पीडोमीटर पर नज़र डाली तो उस समय स्पीड 100 थी, तो आपने कहा नहीं मम्मी 60 की स्पीड से चल रहे हैं। झूठ बोल देते लड़के, ठीक है, तो आपने कहा नहीं 60 की स्पीड से चल रहे हैं। ये फ़ोन मान लीजिए 10 बजे आया, ठीक, तो लेकिन आपने तो देखा कि 100 की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका मतलब 10 बजे आपकी स्पीड कितनी थी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगले ही क्षण हो सकता है बढ़ गई हो या घट गई हो, ठीक। तो एक आपको ये एग्जैक्ट पता है कि इस समय 10 o'clock पर मेरी स्पीड जो थी वो कितनी थी, वो 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से चलती है, जब कोई पिंड परिवर्ती चाल से चलता है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी स्पीड होती है कि इस समय कितनी है स्पीड, 10 बजे कितनी है, 10:30 बजे कितनी है, ठीक, तो वो कहलाती है उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड, एक निश्चित क्षण पर उसकी चाल कितनी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। मान लीजिए हमने देखा कि एक बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और डेल्टा टी समय में उसने टोटल डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल की। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल जो आपने देखा, और उतने टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेंगे जब आप, तो ये जो निकलेगा ये क्या होगा, एवरेज स्पीड होगी, औसत चाल होगी ये, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, अगर आपने जो टाइम इंटरवल लिया है, अगर इसको हम बहुत स्मॉल कर दें, अगर ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, तो ये जो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, ठीक है, तो उस मेथड से जब हम निकालेंगे तो वो एवरेज स्पीड ना निकल करके इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती है। टाइम इंटरवल को अगर हम बहुत छोटा कर दें, ठीक, यानी इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल वो बिल्कुल जीरो के करीब है, बिल्कुल जरा सा टाइम बीता है, ठीक। तो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, टेंस टू जीरो हो जाए, तो एवरेज स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी तब आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करेंगे जब, तो ये अब एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। कब, जब ये डेल्टा टी बहुत कम हो, तो इसके आगे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लिमिट LIM, ऐसे बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। यानी आप बता रहे हैं कि जो समय सीमा है, ये जो टाइम की जो लिमिट है, ये जीरो के बिल्कुल करीब है, यानी टाइम इंटरवल बहुत कम हुआ है। तब ये जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्कालिक चाल। तो ग्राफ जब आपको पढ़ाए जाएंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उस पर मैं समझाऊंगा भी आपको, ये ग्राफ से ही समझाया जा सकता है कि जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए तो ये जो आपकी एवरेज स्पीड है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। अभी आप ये याद रखिए, अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर लें तो जो आता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये डेल्टा अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड कब होगी, जब ये टाइम बहुत स्मॉल हो। तो इसलिए आगे ये लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी यहाँ जो डेल्टा टी यूज़ हो रहा है वो जीरो के बिल्कुल करीब है, यानी बहुत कम है। अगर आप ये लिमिट नहीं लगाना चाहते तो दूसरा तरीका है, हम टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से नहीं बल्कि dt से दिखाएं। डेल्टा टी टाइम इंटरवल होता है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है 2 सेकंड हो सकता है, आपने 2 घंटे लिया हो। लेकिन अगर टाइम इंटरवल को dt से दिखाते हैं तो dt का मतलब ही होता है स्मॉल टाइम इंटरवल।
तो उसके आगे ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। तो अगर हम डेल्टा टी की जगह डी टी का यूज़ करें और जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा तो उसमें ट्रेवल डिस्टेंस भी कम होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखने का एक तरीका होता है ये भी, डेल्टा टी की जगह डी टी लिख दिया, डी टी का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल और डी एस का मतलब स्मॉल डिस्टेंस। भाई स्मॉल टाइम इंटरवल स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखने के दो तरीके हैं, तात्कालिक चाल लिखने के दो तरीके हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम है तो ये तात्कालिक चाल आती है। अगर ये लिमिट आप नहीं लगाना चाहते तो फिर डेल्टा टी की जगह डी टी का यूज़ करिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होगा डी एस अपॉन डी टी, जहाँ डी टी का मतलब है स्मॉल टाइम इंटरवल और डी एस का मतलब है उस स्मॉल टाइम इंटरवल में ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक, अच्छा ये तो हमने ऐसे समझाया आपको, लेकिन अगर इसको कैलकुलस की नज़र से देखें तो कैलकुलस मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो कैलकुलस की नज़र से अगर आप इसको देखें तो हम कह सकते हैं हम यहाँ ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। भाई डिस्टेंस एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो कैलकुलस की नज़र में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कभी हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल करके आती है, तात्कालिक चाल निकल करके आती है। तो जब कभी हम डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो तात्कालिक चाल जो है वो निकल करके आती है। क्लियर हो गई बात? तो चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि किसी बॉडी द्वारा टाइम t सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो इस इक्वेशन s इक्वल टू 5t³ प्लस 4t² से डिनोट की गई है। यानी यहाँ पे दिखाया जाता है कि डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्रेवल डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो आप जानते हैं कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो समय के साथ साथ ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो वो कह रहा है कि किसी बॉडी द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस टाइम t पर इस इक्वेशन के अनुसार डिपेंड कर रही है, s इक्वल टू 5t³ प्लस 4t², जहाँ डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में है। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी तात्कालिक चाल क्या है। ठीक, और सेकेंड है हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, v एवरेज, ठीक, बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में। ठीक है, जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उसके 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन है। पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पर्टिकुलर टाइम पर होती है तो हमें 3 सेकेंड पर निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालनी है 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो चलिए पहला पार्ट इसका हल करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया जाए। तो v इक्वल टू हमें पता है डी एस अपॉन डी टी होता है, तो d बाई डी टी हमने ऐसे लिखा, s की जो वैल्यू है वो उतार ली 5t³ प्लस 4t²। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 5t³ यहाँ आया, प्लस d बाई डी टी ऑफ 4t²। अब जानते हैं 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t³, और t³ का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में है। x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो t³ का क्या हो जाएगा, t³ का हो जाएगा 3 t की पावर 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 यानी 2। तो ये सॉल्व होके आएगा, प्लस ऐसे यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t²। तो t² का क्या हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 यानी 1, पावर 1 लिखी नहीं जाती, तो t² का आ जाएगा 2t। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 15t² प्लस 8t।
ये किसी भी टाइम पर स्पीड निकालने का फार्मूला हो गया। आपको किस टाइम पर चाहिए? आपको t इक्वल टू 3 सेकेंड पर चाहिए, तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, आपको तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर स्पीड कितनी निकालनी है ना, तो यहाँ पे t इक्वल टू 3 रख दीजिए। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड 15 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 9, 15 में मल्टीप्लाई होगा 135 प्लस 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v की वैल्यू आ जाएगी 159 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे उसकी स्पीड जो है वो 159 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड निकाल ली कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इतनी थी। 1 सेकेंड पे निकालें तो कुछ और होगी, यहाँ पे t इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 सेकेंड पे आ जाएगी, 5 रखेंगे तो 5 सेकेंड पे आ जाएगी, ठीक। तो ये है t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी स्पीड। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको? कोई दिक्कत हो बताइए? सब समझ में आ गया? अब निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के दौरान उसकी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें देखना होगा कि 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक। और 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है। इसमें अगर t इक्वल टू 1 रखें तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई निकल आएगा, और 4 रखें तो 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। पहले इसमें t इक्वल टू 1 रखते हैं, सेकेंड पार्ट में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल है उसको S1 से दिखाएं, तो 5, t की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब प्लस 4 t की वैल्यू 1, तो S1 इक्वल टू आ गया 9 मीटर। इसका मतलब 1 सेकेंड में उसने 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब इसी में t इक्वल टू हम लोग 4 रख देते हैं, तो 4 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस आ जाएगी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। और 4 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस को S2 से दिखाएं, तो देखिए 5, t की वैल्यू रखी 4, 4 का क्यूब प्लस 4 और t की वैल्यू कितनी रखेंगे 4। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 64 और ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो S2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 0 320 प्लस 64, तो ये हो जाएगा आपका 384 मीटर। तो 1 सेकेंड पे जहाँ उसने 9 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, 4 सेकेंड पे उसने 384 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इसका मतलब 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? इतनी डिस्टेंस तो उसने 0 से 1 सेकेंड के बीच में ट्रैवल की ना भाई। 1 सेकेंड में इतनी दूरी चला, जहाँ से चला था, मान लो यहाँ से चला था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 1 सेकेंड में तो 9 मीटर आगे आ गया। और 4 सेकेंड में देख रहे हैं हम, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 384 मीटर आगे है। तो 1 सेकेंड बाद वो यहाँ था और 4 सेकेंड बाद यहाँ है, तो इसका मतलब ये जो है ये 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस होगी ना। और हमें तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में तो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो ये कैसे निकालोगे? डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी। तो उसके लिए 384 में से हम लोग 9 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 375 मीटर। ये 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस आ गई। तो बस एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई 375, कितने समय में 3 सेकेंड में। भाई 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 4 सेकेंड यानी बीच का टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड ही तो हुआ ना। तो 3 सेकेंड में उसने 375 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब इसको सॉल्व कर लो।
तो यह आ गया आपका 125 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन था कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्कालिक चाल कितनी है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3 को जो उसने कर चालू की उसके 3 सेकेंड बाद, जैसे ही 3 सेकेंड कंप्लीट हुए उस समय उसकी स्पीड कितनी है। उस समय उसकी स्पीड 159 मीटर पर सेकेंड थी और 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 125 मीटर पर सेकेंड थी। क्लियर हुआ सवाल ये सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक, सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड निकालने का एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फार्मूले की तरह याद रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह होगा तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, ये अपने द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस यानी जितनी उसने दूरी तय की, एक आदमी है जो अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है उस डिस्टेंस में पहली आधी डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से चला और बाकी आधी डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चला। यदि उसकी स्पीड बदल गई, आधी जैसे मान लो उसने 300 किलोमीटर चला है तो 150 किलोमीटर 150 वो v1 स्पीड से चला, अगली 150 वो v2 स्पीड से चला। उससे उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। जनरली जब भी लोगों से एवरेज पूछो तो कहते हैं सर जी v1 + v2/2। ऐसा नहीं होता, आपको रूल से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है जो अपने द्वारा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस में से आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से और बाकी बची आधी डिस्टेंस जो है वो v2 स्पीड से चलता है और आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ A पॉइंट से चला, B तक गया। क्वेश्चन देखिए कहाँ से चालू हुआ, डिस्टेंस से बात चालू हुई है कि एक आदमी अपने द्वारा चली गई कुल दूरी से बात चालू हुई, कुल दूरी की आधी दूरी, टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से बात चालू हुई, जिससे बात चालू वो आप मान लीजिए, हमने मान लिया कि इसके द्वारा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस जो है वो s है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इस s डिस्टेंस में से आधी डिस्टेंस s/2 उसने v1 स्पीड से कवर की है, बाकी आधी स्पीड जो है डिस्टेंस जो है उसने v2 स्पीड से कवर की है। निकालना क्या है, इसकी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो तुमने खुद ही मान ली कि उसके द्वारा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस है, तो अब यही निकालना ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुई। तो उसके लिए आपको पता है s/2 डिस्टेंस v1 स्पीड से चली है, तो ये इसको कवर करने में कितना टाइम लगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा, प्रथम आधी दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ जाएगा s/2v1। और फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा s/2v2। तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम t से दिखाएं तो t1 + t2 s/2v1 प्लस s/2v2। s/2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। s/2 आ गया, s/2 कॉमन तो 1/v1 प्लस 1/v2। अब एवरेज टोटल टाइम पता लग गया, टोटल डिस्टेंस आपने मानी हुई थी s। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, s टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकला है s/2 ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2। s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो एवरेज स्पीड आएगी 2 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर वो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो इसकी, तो उसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट के रूप में याद रखना है, हमें फार्मूले के रूप में याद रखना है, तो हम इस लाइन को फार्मूले के रूप में याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। पहले तो हम इस सवाल का आंसर दे दें कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, v2 + v1 अपॉन में v1 v2 आएगा, वो ऊपर पहुँच जाएगा,
तो एवरेज इसकी स्पीड आएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर हो गया। इसकी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 है। अब हमने v1 v2 करके किया है, आपकी बुक में हो सकता है कोई न्यूमेरिकल होगी। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड हाफ डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड निकालिए तो मेथड यही है, जहाँ v1 लिखा है वहाँ 30, जहाँ v2 लिखा है उसकी जगह 40 हो जाएगा। या पूरा क्वेश्चन आप ऐसे करके फिर यहाँ v1 और v2 30 और 40 रख सकते हैं। तो आप इसको एक फार्मूले की तरह याद कर सकते हैं कि अगर एक आदमी अपने द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में बांट ले और पहले पार्ट को वो v1 स्पीड से, दूसरे पार्ट को v2 स्पीड से चले, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है जर्नी की वो ये होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। और वैसे ज़्यादा अच्छा है कि ये फॉर्मूला याद करें आप कि एवरेज स्पीड 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 होती है, क्योंकि इसको हम लोग कितने भी पार्ट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब सर जी, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी जितनी टोटल डिस्टेंस गया, मान लो यहाँ से ए से चला और बी तक गया, लेकिन उसने इस कुल डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में बांटा, 3 इक्वल पार्ट में बांटा, और पहले पार्ट को v1 स्पीड से, दूसरे पार्ट को v2 स्पीड से और तीसरे पार्ट को v3 स्पीड से कवर किया। अब मैं पूछूं बताइए जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है? तो अगर आपने इस फॉर्म में फार्मूला याद रखा है तो आप तुरंत नोट कर लोगे। जब 2 पार्ट बांटे थे तो 2 था यहाँ, अब 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही n इक्वल पार्ट में, लेकिन ये सर इक्वल पार्ट में, ठीक, यानी सभी पार्ट लेंथ में इक्वल होने चाहिए। अगर टोटल डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें और पहले पार्ट को v1 से, दूसरे को v2 से और तीसरे को v3 से, ऐसे ही nth पार्ट को vn स्पीड से चलें, तो एवरेज स्पीड होगी n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस डैश 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 करके प्लस 1 अपॉन vn लिख दो। तो ये फार्मूले को हम लोग कई पार्ट के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात सबको? अच्छे से समझ में आ गई? तो ये तो था कि जब वो टोटल डिस्टेंस को बांटे। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में वो कहा जा रहा है कि एक आदमी अपनी जर्नी के टोटल टाइम को, जितना भी उसको टाइम लगा है, उस टोटल टाइम में पहले आधे समय तक v1 स्पीड से चला और नेक्स्ट हाफ टाइम तक वो v2 स्पीड से चला, और आपको बताना है उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है। मान लो उसे 30 मिनट तक गति की है, 30 मिनट तक चला है, तो 15 मिनट v1 स्पीड से, नेक्स्ट 15 मिनट v2 स्पीड से चला। तो इस बार वो टोटल टाइम को 2 इक्वल पार्ट में बांटकर पहले पार्ट को v1 स्पीड से और दूसरे पार्ट को v2 स्पीड से चलता है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो आप जानते हैं इस बार टाइम की बात हो रही है, तो हम टाइम मान लेंगे। हम मान लेंगे कि माना गति का कुल समय t है, इंग्लिश में लिखेंगे लेट द टोटल जर्नी टाइम इज कैपिटल T। टोटल जर्नी टाइम जो है कैपिटल T मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसमें से t/2 समय तक तो वो v1 स्पीड से चला है, नेक्स्ट t/2 समय तक वो v2 स्पीड से चला है, और एवरेज स्पीड निकालनी है हम लोगों को। तो सोचिए यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम जब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे, तो टोटल टाइम तो हमने खुद ही t मान रखा है, तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो आप पहले निकालिए कि पहले आधे समय में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन या डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहले t/2 समय तक v1 स्पीड से चला, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पहले आधे समय में, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t/2। फिर सेकेंड हाफ टाइम में कितनी दूरी तय की, तो स्पीड सेकेंड में v2 पकड़ी t/2। तो पहले आधे समय इतनी दूर गया, दूसरे आधे समय में इतनी दूर गया, तो टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2 v1 t/2 प्लस v2 t/2 v1 प्लस v2 t/2। बोलो सब सही? क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर
t/2 को कॉमन ले लिया, ये लो डिस्टेंस निकल आई, काम खत्म। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली है v1 प्लस v2 t/2, और टोटल टाइम कितना है t, t से t कैंसिल हो गया, एवरेज स्पीड आ गई v1 प्लस v2/2। तो अगर वो टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट में बांटकर पहले हाफ टाइम तक v1 स्पीड से, नेक्स्ट हाफ टाइम तक v2 स्पीड से चले, तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो v1 प्लस v2/2 हो जाएगी। और इसको भी हम जनरलाइज कर लेते हैं, मान ली टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया, फर्स्ट हाफ पार्ट में v1, सेकेंड हाफ पार्ट में v2 और थर्ड हाफ पार्ट में v3 स्पीड से चला है, तो उसकी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3/3 हो जाएगी। n इक्वल पार्ट में बांट लें टाइम को, ठीक, और उन पार्ट्स को v1 v2 v3 स्पीड से चले, ठीक, तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश प्लस vn/n हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को फार्मूले की तरह याद रखें, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सीधे फार्मूला लगा देंगे, बाकी अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो ऐसे पूरा करके आपको दिखाना होगा। समझ में आ गई बात सबको? तो ये आज हम लोगों ने स्पीड की बात की, स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, और पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।